27 अगस्त सन 2018। एक निजी एयरलाइंस ने देहरादून से दिल्ली के लिए ऐसी उड़ान भरी जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। बॉम्बार्डियर नामक विमान से तय किए गए इस सफर के दौरान देश में पहली बार जैव ईंधन से किसी विमान को उड़ाया गया था। सन 2018 तक ऐसा कारनामा कुछ चुनिंदा विकसित देश ही कर पाए थे और इस उड़ान के साथ ही भारत भी उन गौरवशाली देशों की सूची में सम्मिलित हो गया। हवाई जहाज के लिए इस जैव ईंधन को विकसित किया था भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक मेन लेबोरेटरी है। दुनिया के सबसे बड़ा रिफाइनरी जो मिडिल ईस्ट में है वो है सऊदी अरामको। उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट कैटलिस्ट को छोड़ के हमारा कैटलिस्ट ले लिया। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन एविएशन FAA जिसे कहते हैं, उनकी अपनी वेबसाइट पे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के फ्यूल को एक कैंडिडेट फ्यूल की तरह देखा जाता है। हमने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं जो कि दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ आप उसकी तुलना कर सकते हैं। तेल एवं गैस के क्षेत्र और इससे संबद्ध उद्योगों के लिए नई प्रौद्योगिकी, उत्पाद तथा सेवाएं प्रदान करने वाला ये संस्थान ईंधन के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने की दिशा में सतत प्रयासरत है। 60 के दशक के पूर्व भारत में पेट्रोकेमिकल और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली प्रौद्योगिकी आयातित हुआ करती थी। देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देहरादून में इस संस्थान की स्थापना की गई। संस्थान के निदेशक डॉक्टर हरेंद्र सिंह बिष्ट। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, आज़ादी से भी पहले हुई थी। उस समय इनिशियली इसमें 5 लेबोरेटरीज से स्टार्ट हुआ था CSIR, लेकिन आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते वो 37 लेबोरेटरीज हो गई हैं। और IIP भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना 1960 में हुई थी। देश को सक्षम करने के लिए हमारे पास स्वदेशी तकनीक होनी चाहिए, तो उन भावनाओं को ध्यान में रख के इसका गठन हुआ था और इसमें ये काफ़ी हद तक सफल भी हुए हम लोग। इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस जैव ईंधन परियोजना के बारे में जिसके कारण ये संस्थान लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। डॉक्टर हरेंद्र सिंह बिष्ट। इससे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान को काफ़ी ख्याति मिली है और ये हमारे सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश की अपनी बनी हुई टेक्नोलॉजी से बना हुआ बायो ईंधन जो है वो हमारे देश के जहाज़ों में चलेगा। बायोजेट पायलट प्लांट के प्रभारी और प्रधान तकनीकी अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार। हमने ये जो वर्क स्टार्ट किया था वो 2010 के आसपास स्टार्ट किया था और उस समय ये था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे थे, तो हमें ये ऑब्जेक्ट मिला था कि आप इसके अल्टरनेट खोजो। तो उस समय हमने जो भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं जिनको फूड के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, उनसे बायोजेट और ये ग्रीन डीजल बनाने का काम मिला था। छोटे से स्तर से शुरू हुई इस परियोजना का आकार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 2018 में स्पाइस जेट ने हम लोगों को प्रपोज किया था कि हम एक फ़्लाइट उड़ाएंगे देहरादून से दिल्ली, तो उसके लिए हमने 25% के हिसाब से यहाँ पे फ्यूल बनाया था। 75% जो कॉमर्शियल फ्यूल होता है वो और 25% हमारा बायोजेट फ्यूल मिला करके उड़ाया गया था, क्योंकि कोई भी जो नया फ्यूल डेवलप होता है वो एविएशन में डायरेक्टली नहीं डाल सकते, क्योंकि ये रोड पर व्हीकल नहीं चल रहा है, ये एयर में है और उसमें काफ़ी खतरा होता है। तो स्टार्टिंग में एक ही इंजन में ब्लेंड करके कुछ परसेंटेज पर टेस्ट किया जाता है। तो वो 2018 में हमारी देहरादून से दिल्ली की 27 अगस्त को फ्लाइट उड़ी थी और उसके जो डेटा हैं उसमें भी जो हमारा इंजन परफॉर्मेंस और इमिशंस का रिजल्ट बेहतर थे एज कम्पेयर टू कॉमर्शियल एविएशन से। संस्थान ने न सिर्फ हवाई जहाज के लिए जैव ईंधन बनाने में सफलता प्राप्त की, बल्कि इस प्रक्रिया के दौरान एक सह उत्पाद भी खोज निकाला। डॉक्टर राकेश कुमार। इसको बनाने में जो हमारा एक बाई प्रोडक्ट आता है वो ग्रीन डीजल है। वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ग्रीन डीजल है। उसका एक सीटे नंबर करैक्टरिस्टिक्स होता है। अगर कॉमर्शियल आप डीजल में जाएंगे तो वो 51 होता है और हमारे वाले का 90 है।
उस ग्रीन डीजल पे हम हमारे यहाँ पे एक व्हीकल है, उसको हम रन कर रहे हैं और 12,000 किलोमीटर हम उसको रन कर चुके हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बल्कि जो इमिशंस है उसमें 30 to 40% इमिशंस कम होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने अक्टूबर 2016 में कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना को अपनाया था। इसके अंतर्गत वर्ष 2027 से हवाई उड़ानों के लिए परंपरागत ईंधन के साथ जैव ईंधन को मिलाना अनिवार्य हो जाएगा। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अख्तर फारूकी। कोर्सिया जो कार्बन रिडक्शन एंड ऑफसेटिंग स्कीम है, इसके तहत मिनिमम कुछ अमाउंट में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसे बायोजेट फ्यूल भी कहते हैं, मिलाना होगा सभी कंट्री को, जो 2027 तक कंपलसरी नहीं है, तो ऑप्शनल है। तो अभी इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं है, तो अभी कंपल्शन इंडिया पे 2027 के बाद ही आएगा। तो इसलिए 2027 से पहले हमारे देश को भी इसकी तैयारी करनी चाहिए और जल्दी ही भारत सरकार भी एक कुछ मिनिमम परसेंटेज जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की मिलाने की कंपलसरी क्वांटिटी होगी वो उसको निर्धारित करेगा। शायद वो 1% या 0.5% जो भी हो, वो निर्धारण के हिसाब से ही सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक परसेंटेज में शुरू होगी और उसको धीरे धीरे बढ़ा के 50% और 70% तक भी ले जाया जा सकता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा विकसित ये जैव ईंधन न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है, बल्कि इसकी कुछ अतिरिक्त विशेषताएं भी हैं। हमारे प्रोसेस में एक एरोमेटिक जो कंपोनेंट होता है फ्यूल का, वो एडिशनल है। तो हम ASTM को अपना फ्यूल 3 बार भेज चुके हैं, जो अमेरिका में टेस्ट भी किया गया और ये देखा गया कि इसमें लगभग 6 से 10% तक एरोमेटिक होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा फ्यूल एक पोटेंशियल कैंडिडेट है मोर देन 50% अप्रूवल के लिए भी, और हम इसे फास्ट ट्रैक अप्रूवल में ASTM को परस्यू कर रहे हैं। तो ASTM एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। ASTM जो अप्रूवल देती है किसी भी जेट A1 को, जो हमारा ईंधन यूज़ होता है, बिना उसके कोई भी विमान नहीं उड़ सकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और क्योंकि विमान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो हर देश का फ्यूल का जो स्पेसिफिकेशन है वो एक होता है। तो उस स्तर पे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का नाम आ चुका है। संस्थान में भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए भी जैव ईंधन तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के प्रमुख और प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अख्तर फारूकी। हमने लगभग 8,700 लीटर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किया, जो कि स्टार्ट में AN-32 विमान के लिए यूज़ किया गया, और अभी जो बाद के सप्लाई थे वो डॉर्नियर इंजन के लिए यूज़ किए गए। और उन्होंने उनकी जो एक संस्था है जो अप्रूवल देती है एयरफोर्स को, जो उसका नाम सेमिलैक है, सेमिलैक ने 10% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को अप्रूव कर दिया किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी विमान जो एयरफोर्स का है वो 10% CSIR IAP का बायोजेट फ्यूल नॉर्मल जेट A1 के साथ मिला के यूज़ कर सकता है। तो IAP इस चीज़ में लगा हुआ है जिससे इसको एक कॉमर्शियल जामा पहनाया जा सके। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रतिबद्ध ये संस्थान दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। डॉक्टर हरेंद्र सिंह बिष्ट। 1960 में हम लोग 1 ppm पर ईयर, मतलब अगर हवा के 10 लाख कण हैं तो उसमें सिर्फ एक कण एक साल में हम लोग CO2 का बढ़ा रहे थे। और उस समय टोटल परसेंट ppm ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में थी अराउंड 315 ppm 1960 में, जो कि आज बढ़ के हो गई है 417 ppm। तो पिछले 70 साल में हमने ये CO2 इतना हवा में बढ़ा दिया। और ये नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का एक खतरा हो जाता है। हमारा जो अंटार्कटिका है उसमें टोटल अर्थ का 90% पानी बर्फ़ के फॉर्म में प्रिजर्व्ड है। अगर वो धीरे धीरे करके वो पिघल गया तो हमारे समुद्रों का लेवल बढ़ेगा, जितने भी कोस्टल सिटीज़ हैं वो डूब जाएंगे और वातावरण में बहुत सारी अनियमितताएं आएंगी। कहीं बारिश, जहाँ सूखा है वहाँ बारिश होगी, जहाँ ठंड नहीं पड़ती है वहाँ ठंड पड़ेगी। एक तो ये वजह है कि फॉसिल फ्यूल्स को हमको कम करना चाहिए, जीवाश्म ईंधन को। दूसरा, जो देश की इकोनॉमी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश का 85% क्रूड ऑयल हम लोग बाहर से आयात करते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा ढूंढें जो कि हमारे देश में ही अवेलेबल हो तो ये हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। हमारे पास इतना एग्रो बायो वेस्ट है कि हम अपने पूरे देश की एनर्जी का
गुजारा उससे कर सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर से रिसाव के समय निकलने वाली गंध आप सभी ने महसूस की होगी। मरकैप्टन नामक इस गंधयुक्त कंपाउंड की मात्रा यदि कम न की जाए तो एलपीजी का उपयोग कर पाना लगभग असंभव सा हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने इस दिशा में शोध कर एक ऐसा उत्प्रेरक विकसित किया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। रसायन और पदार्थ विज्ञान प्रभाग के अध्यक्ष और मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप कुमार गांगुली। एलपीजी जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं घर में, उसमें एक मरकैप्टन करके कंपाउंड होता है जिसका स्मेल बहुत खराब होता है, आपने देखा है जब भी लीक करता है। तो जब ये बनता है तो उसका मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कंपाउंड को इसमें से निकालने के लिए एक शोधन की प्रक्रिया होती है। तो उसमें एक उत्प्रेरक का यूज होता है, कैटलिस्ट का। उस कैटलिस्ट को रिफाइनरीज जो एलपीजी बनाते हैं, जब से रिफाइनरी शुरू हुई है तब से ये इंपोर्ट करते थे। तो इसमें हमारा बहुत कुछ फॉरेन एक्सचेंज जाता था। सन 1994 में संस्थान ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर एक स्वदेशी उत्प्रेरक को विकसित करने का कार्य आरंभ किया। डॉक्टर सुदीप कुमार गांगुली। चलते चलते ये 2001 तक इसका ट्रायल हुआ बीपीसीएल माहौल रिफाइनरी में, और 2007 में हमने इसका लाइसेंस दिया एक इंडियन कंपनी को जिसका नाम है लोना इंडस्ट्रीज। उसके बाद से कई सारे रिफाइनरीज में हमारे इस कैटलिस्ट को लेना शुरू किया, क्योंकि ये एक तो इसका कॉस्ट कम है और इसकी एक्टिविटी जो बेस्ट कैटलिस्ट है उससे डबल है, तो इसकी खपत और कम हो जाती है। तो इससे क्या है, रिफाइनरी को बहुत बचत होती है। करते करते 2015 तक हमने करीब 8 इंडियन रिफाइनरीज में इसको कमर्शलाइज कर दिया। आज की डेट में आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इंडिया में आधे रिफाइनरीज हमारे कैटलिस्ट को यूज कर रहे हैं। देश में इस उत्प्रेरक की व्यापक सफलता को देखते हुए संस्थान और भारत पेट्रोलियम ने इसे अन्य देशों को निर्यात करने का निर्णय लिया। तो हम मिडल ईस्ट में गए, और मिडल ईस्ट में बहुत बड़े बड़े रिफाइनरीज हैं। तो पहला रिफाइनरी ऑरपिक, वहाँ पे हमने इसको चलवाया, उन्होंने ट्रायल भी लिया और उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने रेगुलरली यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि दुनिया के सबसे बड़ा रिफाइनरी जो मिडल ईस्ट में है वो है सऊदी अरामको। वो हमारे पास आई, उन्होंने कहा क्या आप हमें ये कैटलिस्ट दे सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के लिए। तो हमने कहा हाँ, हम इस पर शोध करेंगे और अगर लगा कि आपका जो फीड है हम प्रोसेस कर सकते हैं तो हम अवश्य देंगे आपको। इसके साथ हमने उनके फीड स्टॉक को अपने लैब में एनालाइज किया, उसको चलाया, हमने देखा कि ये काम हो सकता है। इसको हमने स्केल अप किया और उनको फ्री सैंपल हमने 100 kg का दिया 2018 में। उन्होंने हर कंडीशन में 2 साल तक ट्राई किया। 2020 में उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट कैटलिस्ट को छोड़ के हमारा कैटलिस्ट ले लिया और 2020 से रेगुलर यूज हो रहा है सऊदी अरामको में। उसकी खपत अकेली पूरी इंडिया के बराबर है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का रसायन एवं पदार्थ विज्ञान प्रभाग इन दिनों एक और महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, और ये है तेल शोधन प्रक्रिया के दौरान सल्फर को हटाने के प्रभावी उपाय को लेकर। सल्फर हमारे एनवायरनमेंट में प्रदूषण फैलाता है। तो रिफाइनरी में बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स हैं जहां सल्फर है। तो हमने सोचा कि हर स्ट्रीम के लिए इतने बड़े बड़े पैमाने पे हम कैटलिस्ट लेके आते हैं विदेशों से, क्या हम कोई एक सरल टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जहां से हम डीसल्फराइजेशन एक ही प्रक्रिया से हम सारे स्ट्रीम्स की कर सकें और हमारा खर्चा बचे भी और एक आत्मनिर्भरता बने। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक एडिटिव को बनाया जिसको आप किसी भी स्ट्रीम में मिक्स करो तो उससे सल्फर लेवल जो है कम से कम 50 से 90% तक घट जाता है, और ये बहुत ही आसान और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। इसको हमने लैब में एस्टैब्लिश कर लिया है। आज की डेट में हम अब इंडस्ट्री को अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेशन कीजिए जिससे कि हम इसको आगे बढ़ा के स्केल अप कर सकें और कमर्शलाइज कर सकें। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि सबसे बड़े जो कंपनी में हमने अपने कैटलिस्ट को चलाया एलपीजी, उनको हमारे पे कॉन्फिडेंस आया तो पिछले 3 महीने पहले वो मुझसे मिलने आए यहाँ पे देहरादून में कि आपकी जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें भी हम भागीदारी चाहते हैं। तो अभी हमारा MOU साइन होने को आ रहा है, मिनिस्ट्रीज़ में MOU रिव्यू हो रहा है, उनके यहाँ भी हो रहा है। हो सकता है वो हमसे जुड़ें तो हम इसको स्केल अप करें और उसको करने के बाद हम विदेशों में भी इसको बेचेंगे। ये पहली टाइप की टेक्नोलॉजी होगी जो कि सस्ती होगी और इससे कैटलिस्ट की खपत और हाइड्रोजन की खपत, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की प्रक्रिया में हाइड्रोजन की खपत होती है। ये हाइड्रोजन फ्री प्रोसेस है,
और हर जगह आपको प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए। ये लो टेम्परेचर और एम्बिएंट प्रेशर में, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो इससे आपकी एनर्जी सेविंग बहुत ज़्यादा होगी। तो ये मैं समझता हूँ ये वर्ल्ड का पहला टेक्नोलॉजी होगा, और हमने इसमें 3 पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया, यूएस पेटेंट्स। अभी वो चल रहा है प्रोसेस। मुझे लगता है आने वाले समय में 2 पेटेंट्स और होंगे, तो 5 पेटेंट के साथ हम प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में पाइप्ड नेचुरल गैस का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पीएनजी को उपभोक्ताओं के लिए और भी अधिक लाभकारी बनाने के लिए संस्थान ने एक अभिनव पहल की है। वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जी.डी. ठाकरे। पीएनजी हर घर में जानता है, क्योंकि एलपीजी का शॉर्टेज है इंडिया में। एलपीजी हम बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं और दिन ब दिन इसके जो रेट्स है ये बढ़ते जा रहे हैं। पीएनजी एक ऐसा फ्यूल है जो कि सस्ता भी है और बड़े आसानी से अवेलेबल भी हो जाएगा इंडिया में। अभी तक एलपीजी चूल्हों में मामूली फेरबदल कर इन्हें पीएनजी के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता था। डॉक्टर जी.डी. ठाकरे। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती थी कि फ्लेम लिफ्ट हो जाती थी, यानी काफ़ी ऊंची फ्लेम्स आया करती थी, जो कि सेफ्टी हज़ार्ड है। और साथ ही साथ जब हमने इसे देखा, स्टडी करने के बाद पता चला कि ये मॉडिफाइड एलपीजी बर्नर पीएनजी में जब यूज़ होता है तो ये एक अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करता है हाउसवाइफ के लिए, या जो भी किचन में वो इस्तेमाल हो रहा है। और साथ ही साथ इससे ईंधन की खपत भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी वेस्ट हो रहा है ईंधन इसमें। जब हमने उसकी एफिशिएंसी टेस्ट करी तो एफिशिएंसी में हमने देखा कि इसकी लगभग सिर्फ 35% की ही एफिशिएंसी आ रही है, यानी बाकी 75% का आपका जो है वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए हमने फिर पीसीआर है, जो कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, उनकी सहायता से एक सीड ग्रांट के तहत हमने इस परियोजना पे काम करना शुरू किया और हमने एक डेडिकेटेड पीएनजी बर्नर बनाया। इसे प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन किया गया, क्योंकि पीएनजी की गैस कैरेक्टरिस्टिक्स वो अलग है और एलपीजी की गैस कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, इसलिए उस हिसाब से उन दोनों के बर्नर भी डिफरेंट होने चाहिए। तो सारे एनालिसिस करने के बाद में, सीएफडी एनालिसिस करने के बाद में, डिज़ाइनिंग करने के बाद में हमने एक डेडिकेटेड एक पीएनजी कुक स्टोव तैयार करा है। ये कुक स्टोव दिखने में हालांकि बिल्कुल एलपीजी के कुक स्टोव जैसा ही दिखता है, लेकिन इसका जो बर्नर है, उसके कैप है और एयर मिक्सिंग ट्यूब जो है, ये इसमें साइंटिफिक इंटरवेंशंस करके इसे मॉडिफाई किया गया है पीएनजी के लिए। तो आपका नोज़ल बदल चुका है, उसमें मिक्सिंग ट्यूब बदल चुका है, बर्नर कैप भी बदल चुकी है। तो ये सारा चेंजेस करने के बाद में अब जो हमने बनाया है, ये वाला बर्नर हमें एफिशिएंसी देता है लगभग 65% की। तो कहाँ एलपीजी मॉडिफाइड बर्नर जो आपको 35% की एफिशिएंसी देता था, ये आपको 65% की एफिशिएंसी देता है। अगर हम ये वाली एफिशिएंसी ध्यान में रखें तो एक छोटे से साधारण सा घर परिवार जो है, 4 सदस्यों का अगर हम घर परिवार ले, जिससे कि आमतौर पर पीएनजी का बिल 2 महीने का बिल आता है, और अगर उसका बिल 350-400 रुपये के हिसाब से आता रहा होगा, तो इस बर्नर के इस्तेमाल से उसका वो बिल लगभग आधा हो जाएगा और एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है किचन में। सेफ़ है, हाउसवाइफ भी सेफ रहती है। ये एलपीजी की तरह ना तो फटेगा और ना ही उसकी तरह ये गैस अगर बर्नर बुझ जाता है और तो गैस एंट्रैप हो जाती है, जिससे कि आग लगने के चांसेस होते हैं, वैसे भी क्षमता इसमें नहीं होती है। ये गैस हल्की होती है, इसलिए ऊपर उड़ जाती है और वेंटिलेटर्स के या इसके थ्रू बाहर आराम से निकल जाती है। हमने 42 कंपनीज को लाइसेंस दिए हैं, वो बना रही है और कई सारे घरों में इसको लगाना शुरू भी हो गया। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान प्लास्टिक के कचरे से डीजल बनाने की तकनीक भी विकसित कर चुका है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर हरेंद्र सिंह बिष्ट अब इस तकनीक को कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में आजमाना चाहते हैं। अभी मैं उत्तराखंड सरकार से भी इस बारे में बात करूंगा कि जितना भी वेस्ट प्लास्टिक होता है, उसको अगर हम तेल में, फ्यूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास में एक तकनीक है उसके लिए। तो उनसे बात करके और उनका जो भी MSW वेस्ट जनरेट होता है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होता है, उसी को यूज़ करके हम उनको दिखाएंगे कि भाई तकनीक से ऐसा हम इससे अच्छा क्वालिटी का डीजल और नेफ्था बना सकते हैं, जो कि फ्यूल की तरह यूज़ हो सकता है। और उनसे सहयोग लेकर के हम उसको कमर्शलाइज करेंगे, मतलब उसका इंडस्ट्रियल तौर पे यूज़ करना चाहते हैं। तो वो भी मैं कोशिश करूँगा आगे कि हम इस तरह से करें। डॉक्टर राकेश कुमार। प्लास्टिक से डीजल बनाने के लिए तो आईआईपी ने डेवलप कर लिया टेक्नोलॉजी, लेकिन एक जो इमर्जिंग फील्ड है, मतलब जो आने वाला फील्ड है, उसमें प्लास्टिक से बायोजेट, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, उस पर आईआईपी काम स्टार्ट कर रहा है।
इससे जितना भी आपका वेस्ट प्लास्टिक है उससे हम हवाई जहाज का तेल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। तेल शोधन संयंत्रों में पेट्रोलियम से बेंजीन को पृथक करना हमेशा एक चुनौती रहा है। डॉक्टर हरेंद्र सिंह बिष्ट। बेंजीन एक ऐसा केमिकल है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। इससे मतलब कैंसर होने की संभावना रहती है, वो सब है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ऐसा रूल निकाला था कि हमारे जो भी हम आयात करेंगे दूसरे देशों से पेट्रोल या फ्यूल, उसमें बेंजीन की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रसन्नजीत घोष, जो संस्थान में एरोमेटिक्स विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख भी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया में उन्होंने बोला था कि बेंजीन शुड नॉट बी मोर देन 0.6 weight% इन द पेट्रोल दैट इज और द गैसोलीन दैट इज सोल्ड कमर्शियली बिकॉज इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बनने के बाद देश की एक बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने संस्थान से एफसीसी गैसोलीन से बेंजीन निकालने के लिए संपर्क साधा। सिंपल वे में आप ये समझ सकते हो कि जो मार्केट में पेट्रोल मिलता है, अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हो मार्केट से तो उसका 20% आपका एफसीसी गैसोलीन कंपोनेंट है, बाकी जो 80% है वो रिफाइनरी के अलग अलग स्ट्रीम्स का मिलावट है। चूंकि बेंजीन का उपयोग कई उद्योगों में होता है, इसलिए इसे पृथक करते हुए ये भी सुनिश्चित करना था कि इसकी शुद्धता बनी रहे। डॉक्टर प्रसन्नजीत घोष। बेंजीन जो है एक स्टार्टिंग मटेरियल है, मतलब जिससे और इतने सारे कंपोनेंट्स बनते हैं। पॉलीमर इंडस्ट्री में यूज होता है, आपका नायलॉन बनने में यूज होता है, कैप्रोलैक्टम बनने में होता है, स्टायरीन बनने में यूज होता है। बेंजीन एक सबसे पहला एरोमेटिक कंपोनेंट होता है। उसके बाद जितने भी एरोमेटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे उसके बेंजीन के सब्सटीट्यूट्स होते हैं। तो सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन से ही शुरू होता है। अगर आप एक साइड से देखो तो एक तो आपको बेंजीन निकालना भी था, और जो बेंजीन आपने निकाला उसकी प्योरिटी भी बजाय रखनी थी, क्योंकि अगर उसकी प्योरिटी कम हो जाती तो वो मार्केट में सेल करने लायक नहीं होता है या फिर डायरेक्टली कोई डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं होता। तो ये हमारे CSIR के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ऐसा हमने इनोवेटिव काम या फिर ऐसा नॉवेल काम हमने पहले कभी नहीं किया था। तो ये करीब 2011 में इन्होंने अप्रोच किया था, तो हमको हमने पहले एक प्रिलिमिनरी स्टडी किया हमने IIP में। तो उसके बाद हमने रिजल्ट जब प्रेजेंट किए तो दे वर सेटिस्फाइड, रिलायंस वर सेटिस्फाइड, सो फाइनली दे अवॉर्डेड द लेटर ऑफ कमिटमेंट इन दिसंबर 2011। संस्थान द्वारा विकसित ये तकनीक कई मायनों में बेमिसाल है। वर्ल्ड वाइड जितने भी प्लांट्स हैं जहाँ से बेंजीन, टोलुइन या ज़ाइलिन एरोमेटिक्स निकाले जाते हैं, वो दूसरे टाइप के फीडस्टॉक जो सिंपल होते हैं, थोड़ा हाइड्रोजनेटेड फीडस्टॉक्स होते हैं जिसमें ऑलिफिन्स नहीं होती, जैसे रिफॉर्मेट हुआ या हाइड्रोजनेटेड पायरोलिसिस गैसोलीन हुआ, ऐसे टाइप के फीडस्टॉक प्रोसेस करते हैं। बट हमारा जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी एक अनोखा है, बिकॉज इसमें ऑलिफिनिक रिच फीडस्टॉक यूज़ किया जाता है, जो आपका मतलब एक तो हाईली ऑलिफिनिक कंटेंट रहता है, और ऑलिफिन्स एक बहुत अहम हिस्सा होता है कोई भी गैसोलीन कंपोनेंट्स का, बिकॉज वो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाता है। दूसरे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें काफ़ी क्या होता है, बेंजीन रिडक्शन के जो टेक्नोलॉजी उसमें क्या होता है, हाइड्रोजनेट करते हैं। हाइड्रोजनेट करने के साथ ऑलिफिन्स भी हाइड्रोजनेट होती है, तो ऑलिफिन्स डिक्रीज हो जाती है। ऑलिफिन्स डिक्रीज होने से ऑक्टेन रेटिंग गिरता है, तो आपका पेट्रोल का वैल्यू गिरता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है। डॉक्टर प्रसन्नजीत घोष। ये टोटली एक इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, जो इसका कोई भी कंपोनेंट, कोई भी एस्पेक्ट बाहर के किसी कंपनी से हमने ना आयात किया है, ना ही हमने कोई आउटसोर्स किया है। तो हमने पूरा जो ये टेक्नोलॉजी है पूरे भारत के अंदर ही हमने पूरा बनाया, सब चीज़। मतलब हमने एक्सपेरिमेंट से शुरू करते प्लांट खड़े करने तक सब चीज़ हमने यहीं पे किया। ना कोई बाहर का साइंटिस्ट आया इन्वॉल्व हुआ है, ना कोई बाहर का इंजीनियर, ना कोई बाहर की कंपनी। डॉक्टर हरेंद्र सिंह बिष्ट। तो ये एक IIP की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपने पेट्रोल से बेंजीन निकाला, और जो बेंजीन निकला है उसकी कीमत पेट्रोल से ज़्यादा है। तो आपने एक तो अपना जो मानक था उसको मीट किया, उसके अलावा आपने एक बहुत अधिक कीमत वाला एक और बाई प्रोडक्ट भी जनरेट किया इस प्रोसेस में, जिससे कि काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान तकनीकी नवोन्मेष के साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। डॉक्टर हरेंद्र सिंह बिष्ट। 50 से अधिक सालों से हम जो काम कर रहे हैं, इसमें एक तो हमारा है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर हाइड्रोकार्बन सेक्टर। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, नॉट ओनली PSUs मतलब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को, बट प्राइवेट सेक्टर्स को भी करते हैं। और आपको बताऊं कि बहुत सारी कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए हुए हैं IIP से। 2020 में
मंगोलिया की पहली रिफाइनरी के 20 कर्मचारियों ने यहाँ पे 8 हफ्ते का ट्रेनिंग लिया था हमारे इंस्टीट्यूट में आके। इसके अलावा हम लोग जैसे जो भारतीय मानक ब्यूरो होता है जिसको BIS बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसमें जितने भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जो मानक होते हैं उसका उनको सेट करने का काम भी IIP करता है। और शुरुआत में 1962 से 66 तक फ्रांस की एक पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट फ्रांसिस दे पेट्रोल, उसके साथ हमारी काफ़ी सारी अच्छी कोलैबोरेशन हुई है शुरुआत में। उसके अलावा नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की भी कई संस्थाओं के साथ हमारे संबंध रहे हैं फॉर ग्लोबल रिलेशनशिप बनाने के लिए। संस्थान के निदेशक का मानना है कि देश के विकास के लिए समाज में वैज्ञानिक चेतना का संचार जरूरी है। देखिए, एक तो वृक्षारोपण करिए, ये सबसे सिंपल तरीका है जिससे आप CO2 को कम कर सकते हैं। एक बड़ा पेड़ एक साल में 20 से 25 किलो CO2 को कंज्यूम करता है, उसको वो फल में, लकड़ी में, पत्तों में कन्वर्ट कर देता है हवा से लेकर के। तो पेड़ लगाएं। दूसरा, जितने भी हम लोग सामान यूज़ करते हैं, खास करके प्लास्टिक या वेस्ट मटेरियल है, उसको जो 3 R जो होते हैं उसको बोलते हैं रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। आप कम करिए इस्तेमाल, आप उसको बार बार यूज़ करिए और उसको रिसाइकल करवाइए। अगर लोग फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को बहुत ही ज़रूरी हो तभी यूज़ करें, वरना छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए अगर वो पैदल चल के जाएं या साइकिलिंग करेंगे तो उनकी स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम लोग वातावरण में ज़्यादा CO2 भी नहीं छोड़ेंगे। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और विकास का ईंधन है ऊर्जा। आने वाले सालों में हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं निरंतर बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के नवोन्मेषों और समाज की वैज्ञानिक जागरूकता का महत्व और भी बढ़ जाएगा।